हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच होती है। केमिस्ट्री को समझने से पहले हम समझेंगे कि साइंस का क्या मतलब होता है। साइंस वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सेंटिया। सेंटिया का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानना। साइंस के अंदर हम हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या प्रोसेसेस किसी भी फिनोमेना के अंदर फॉलो होंगे। तो साइंस वर्ड टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया मीन्स टू नो। हैंस साइंस इज अ प्रोसेस दैट इज यूज टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट नेचर। मतलब साइंस एक वो प्रोसेस है या फिर वो बॉडी है जो नेचर के अंदर प्रेजेंट फिनोमिनास के बारे में हमें आंसर करती है कि नेचर के अंदर कोई भी जो प्रोसेस है या फिर जो कोई भी फिनोमिना है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, एट्सेट्रा। साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एट्सेट्रा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं नेचर के अंदर हो रहे नेचुरल फिनोमिनास के बारे में। तो फिजिक्स की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। सेम इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग और लिविंग फिनोमिनास के बारे में। जियोलॉजी में पढ़ेंगे हम अर्थ के बारे में। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से है आपकी साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेन और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। और एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे आपका स्टार है, मून है, एट्सेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर साइंस की एक डेफिनेशन है कि साइंस नॉलेज की वो बॉडी है जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करते हुए कोई भी जो थ्योरी है उसको पुट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम observations and experiments which are directed to determine the principles underlying what is being studied। आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। सिर्फ आज हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और इसके अलावा जो एटम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री क्या है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, चाहे वो टेबल है, पेन है, पत्थर है, कोई भी चीज़, उन सबको बोलते हैं हम मैटर। और मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास हो, कुछ जगह को वो कवर करे, ऑक्यूपाई करे, और इसके अलावा उसको हम हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंस कर सकें, ऐसी चीज को बोलते हैं हम मैटर। अब कोई भी जो मैटर है वो बना हुआ होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। ओके, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें साइंटिफिकली तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसी मैटर के कंपोजिशन के बारे में हमें बताएगी। इसके अलावा मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किन कंडीशंस में एक मैटर अपने आप को चेंज कर रहा है, और इस चेंजिंग के दौरान कौन कौन से लॉस हैं जो गवर्न हो रहे हैं। ये होगी हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इसको अगर हम डायरेक्टली देखें तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं
और किन लॉज के अंडर ये चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जो साइंस की ब्रांच हमें बताएगी वो होती है केमिस्ट्री। अब यहाँ पर कंपोजिशन से क्या मतलब है? कंपोजिशन का मतलब देखिए, जैसे हमारे पास वाटर है, पानी। अब इस पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O। कंपोजिशन का मतलब है कि वो बना किस चीज़ का है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बना है दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ में जब एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है तो उसके बाद में वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास H2O का कंपोजिशन है। जैसे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मतलब हम इस H2O मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने इसका कंपोजिशन पढ़ा। इस कंपोजिशन के अंदर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे अगर हम इस H2O के स्ट्रक्चर को देखें तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब ये होता क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में या फोर्थ में। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। जैसे H2O है, इसकी दो टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लेते हैं कि किसके साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और नेक्स्ट है चेंजेस इन मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मतलब ये H2O का मॉलिक्यूल, हम सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहे हैं H2O का, ये किन किन कंडीशंस में चेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर हम पानी को ठंडा कर दें तो ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद में ये चला जाएगा सॉलिड आइस के अंदर, ठीक है। और अगर इस पानी को हम उबाल दें या अगर इसको हम गर्म कर दें तो उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर फॉर्म में, ओके। तो ये चेंजेस आ गए। और उसके बाद में है कि कौन कौन से लॉज हैं जो इन चेंजेस को गवर्न करेंगे। तो ये हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एटसेट्रा। तो ये होती है हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस और किन किन लॉस के अंडर ये चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है H2O का, ठीक है। H2O की हम वाटर की हमने कंपोजिशन देखी, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर देखा, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हमने देखे, और कौन कौन से लॉज हैं जो इन चेंजेस को गवर्न करेंगे। ये सब पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ हम वाटर के अलावा कोई दूसरा जो मैटर है वो भी ले सकते हैं, और केमिस्ट्री ही आपको बताएगी कि उसके अंदर क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज, चेंजेस और कौन कौन से यहाँ पर लॉज गवर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा मैटर। मैटर की डेफिनेशन अभी आपको मैंने बताई थी। मैटर वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक मास होगा, कुछ जगह को वो कवर करेगा। जैसे मैं इस पेन को ले लूँ तो इस पेन के पास कुछ मास है। मास की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी हम इसको रखेंगे तो उस जगह को ये कवर करेगा, इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। इसके अलावा कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, बट हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से उसको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी मैटर है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या फिर कितना ही छोटा हो, वो सभी बनते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। तो हम ये बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री हमें बताती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर हम मैटर की सबसे छोटी यूनिट देखें तो वो एटम और मॉलिक्यूल है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम केमिस्ट्री के अंदर एटम और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो
केमिस्ट्री स्टडीज अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आयंस की फॉर्मेशन भी एटम से ही होगी, ठीक है। एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो उसके बाद में आयंस की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम? एटम को हम देख नहीं सकते, एंड वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल। एटम वर्ड का मतलब होता है जिसको हम डिवाइड ना कर सकें, बट सेकेंड चैप्टर के अंदर आप जाके देखोगे कि जो एटम है उसको डिवाइड किया गया है, बट एटम वर्ड लिया गया है इसी वर्ड से, इंडिविजिबल से। अब अगर हम एटम की साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ओके, ये होगी हमारे पास एटम की डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन which may or may not exist independently and does not lose its identity after reaction। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। एटम रिएक्शन करने के बाद में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो किसी दूसरे एटम के साथ में बिना रिएक्शन करे हुए एज इट इज रह सकते हैं, बट एक एटम्स का ग्रुप ऐसा भी होगा जो बिना किसी दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन करे बिना एज इट इज एग्जिस्ट करता है। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैक्सिमम एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये कभी भी इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या तो ये हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर कर H2 बनाएगा, या फिर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में H2O की फॉर्मेशन करेगा, या फिर ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, इधर एक नाइट्रोजन रहेगा और 3 हाइड्रोजन रहेंगे, NH3 की फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। बट कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एटसेट्रा और रेडन। ये एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे ऑर्डिनरी कंडीशंस में, बट कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे जीनोन है, जीनोन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में रिएक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम नोबल गैसेस, और इनका एक नाम और है इनर्ट गैसेस। इनर्ट का मतलब होता है जो किसी के साथ में रिएक्शन ना करे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका कारण ये है कि जिन एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, या फिर कुछ एलिमेंट्स जैसे हीलियम है, इनके आउटरमोस्ट सेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों तो ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा या कम है, या फिर 2 से ज़्यादा या फिर कम है, उसके बाद ये अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ में रिएक्शन कर कर या तो इलेक्ट्रॉन्स उसको देंगे या फिर उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये लेंगे। ठीक है, तो सीधा सा जो कारण है वो ये है
एलिमेंट्स का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का या फिर ना करने का, उनका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट। और केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच।